विभिआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। आज इस कक्षा में बरसते बादल कविता पाठ से संबंधित व्याकरणांश पढ़ेंगे। सबसे पहला तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम शब्द माने संस्कृत शब्द, तद्भव शब्द माने हिंदी शब्द। देखिए पहला क्या है, श्रावण। तत्सम शब्द देखिए, श्रावण, बिंदु, दिवस, मयूर, घन, धरित्री, स्वप्न, वारी, सूर्य, चंद्र, घन, तृण, सौंदर्य, प्रिय, मेघ। यहां देखिए श्रावण, यह है संस्कृत शब्द। हिंदी में इस शब्द को सावन कहते हैं। संस्कृत शब्द श्रावण, इसका जो तद्भव रूप है, तद्भव रूप माने हिंदी शब्द है सावन। और उसके बाद बिंदु का तद्भव रूप है बूंद, माने आपको मालूम है ना, बूंद माने ड्रॉप। और दिवस तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है दिन। और मयूर तत्सम रूप है संस्कृत शब्द मोर, मयूर मोर। और घन का तद्भव रूप है घन, त यह है न। घन का अर्थ है समूह। और धरित्री माने क्या है, धरती, अर्थ। स्वप्न माने इसका जो तद्भव रूप है सपना। और वारी है पानी, सूरज। इस प्रकार तत्सम शब्द को तद्भव में लिखते समय ध्यान रखिए, अर्थ का बदलाव नहीं होता है। डोंट चेंज एनी मीनिंग, बट सेम वर्ड वी कॉल इन हिंदी, दैट वर्ड्स तद्भव शब्द। नेक्स्ट चंद्र देखिए, चंद्र, चांद। घन माने आपको मालूम है बादल। और तृण तिनका माने घास। और सौंदर्य माने सुंदरता। और प्रिय प्यारा। और मेघ इस प्रकार हम तत्सम शब्द को तद्भव रूप में लिखते हैं। ध्यान में रखिए, तत्सम शब्दों को तद्भव में लिखते समय अर्थ का बदलाव नहीं होता है। केवल हम संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिख रहे हैं। इस प्रकार लिखते समय ध्यान रखिए, श्रावण सावन, बिंदु बूंद, दिवस दिन, मयूर मोर, घन धरती, स्वप्न सपना, वारी पानी, सूर्य सूरज, चंद्र चांद, घन बादल, तृण तिनका, सौंदर्य सुंदरता, प्रिय प्यारा, मेघ। यह तो तत्सम तद्भव शब्द है। और देखिए तत्सम तद्भव शब्द के बाद है क्रिया विशेषण। आपको मालूम है, शब्द भेद में आप पढ़े होंगे क्रिया विशेषण माने एडवर्ब। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। माने क्रिया की विशेषता। उदाहरण के लिए घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा है करता है, दौड़ता क्रिया। ఇందులో గుర్రం పరిగెడుతుంది అనేటువంటి దాంట్లో క్రియ దౌడతా. మరి పరిగెత్తడంలో ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉంటే, ఏదైనా విశేషత ఉంటే, అటువంటి విశేషతను తెలియజేసేటటువంటి పదం, శబ్దం ఏదైనా ఉంటే ఆ పదాన్ని మనం క్రియా విశేషణం అని అంటాము. గోడా దౌడతా హై, ఇందులో కర్త క్రియ మాత్రమే ఉంది తప్ప ఆ క్రియ యొక్క విశేషం తెలపడానికి ఏ శబ్దం కూడా అక్కడ లేదు. అదే గోడ
जल्दी जल्दी दौड़ता है. घोड़ा జల్దీ జల్దీ దౌడతా హై. అలా పరిగెత్తడంలో ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటది? జల్దీ జల్దీ. మరి అలా క్రియలో ఒక ప్రత్యేకతను తెలియజేసినటువంటి పదంగా ఆ వాక్యం ఉంది కాబట్టి అక్కడ జల్దీ జల్దీ అనేటువంటి పదాన్ని మనము క్రియా విశేషణని అంటాము. అంటే క్రియాకి విశేషత बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. ठीक है. क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण तो 4 प्रकार के हैं. क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं. एक है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है रीतिवाचक. कालवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण. कालवाचक क्रिया विशेषण माने काल का बोध होते हैं. माने उदाहरण के लिए राम कल मुंबई से आएगा. राम कल मुंबई से आएगा. आएगा అనేటువంటిది క్రియ. ఆ క్రియ పైన కబ్ కబ్ అనేటువంటి ప్రశ్న నువ్వు ఎప్పుడైతే అడుగుతావో ఆ వాక్యంలోనే సమాధానం ఉంటుంది. కబ్ ఆయేగా, కల్ ఆయేగా. కల్ అనేటువంటిది అక్కడ సమయాన్ని, యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ టైం అని అంటాం. సమయాన్ని అక్కడ నిర్దేశిస్తుంది. కాబట్టి राम कल मुंबई से आएगा, प्रश्न कीजिए, क्रिया पर प्रश्न कीजिए, कब आएगा? कल आएगा. इस प्रकार जो कल है वह है कालवाचक क्रिया विशेषण. राम आज पाठशाला जाएगा. राम आज पाठशाला जाएगा. कब जाएगा? उत्तर वाक्य में ही है, आज जाएगा. आज है क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण में हम प्रकार है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है. और इसके बाद देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण. स्थान माने क्या है? प्लेस. राजू वहां गया. राजू वहां गया. गया क्रिया है. गया क्रिया है. कहां गया? कहां प्रश्न पूछिए. क्रिया पर कहां प्रश्न पूछिए. कहां गया? वाक्य में है उत्तर, वहां गया. गोपी इधर आया. गोपी इधर आया. आया क्या है? क्रिया. कब आया? कहां आया? इधर आया. कहां प्रश्न पूछने पर, कब का उत्तर तो हमें नहीं मिलेगा. कहां प्रश्न पूछने पर यहां आया. जो कहां प्रश्न पूछने पर स्थानवाचक. और परिमाणवाचक. परिमाणवाचक माने क्वांटिटी. क्वांटिटी. राम बहुत खाता है. राम बहुत खाता है. कितना खाता है? बहुत खाता है. परिमाण माने क्या है? क्वांटिटी. इट मेंशन क्वांटिटी. कितना प्रश्न पूछने पर जो उत्तर हमें मिलेगा वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. और उसके बाद है रीतिवाचक. रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे प्रश्न पूछने पर हमें जो उत्तर वाक्य में निकलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है. उदाहरण के लिए राजू धीरे धीरे चलता है. राजू धीरे धीरे चलता है. चलता है कैसा चलता है? धीरे धीरे चलता है. कब, कहां, कितना, कैसे. इस प्रकार जो प्रश्न पूछने पर वाक्य में जो उत्तर, जो जवाब मिलेगा वही क्रिया विशेषण है. कब प्रश्न पूछने पर अगर जवाब निकलता है तो वह है कालवाचक क्रिया विशेषण. कहां प्रश्न पूछने पर अगर वाक्य में उत्तर मिलता है तो वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण. कितना प्रश्न क्रिया पर पूछने पर जो उत्तर हमें मिलेगा वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. कैसे प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर वाक्य में मिलेगा वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण. यह ध्यान में रखिए. और यहाँ देखिए सावन के महीने में पानी जोर से बरसता है.
बरसते बादल में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। वर्षा ऋतु में धरती भी खुशी से झूम उठती है। हर एक के जीवन में सावन बार बार आए। वर्षा ऋतु में बारिश जोर से बरसती है। दादू धीरे धीरे चलता है। यहाँ देखिए इस वाक्य में देखिए सावन के महीने में पानी जोर से बरसता है। यह है क्रिया, बरसना, फॉलिंग क्रिया। कैसे बरसता है? कैसा बरसता है? जोर से बरसता है। यह है कैसे प्रश्न पूछने पर जो जवाब निकलता है उसे हम क्रिया विशेषण ही है। क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसा बरसता है या कैसे बरसता है? जोर से बरसता है। और उसी प्रकार देखिए बरसते बादल में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कैसा प्रयोग हुआ है? सुंदर प्रयोग हुआ है। सुंदर क्रिया विशेषण है। दूसरे वाक्य में भी कैसे प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिला है, इसलिए वह भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और वर्षा ऋतु में धरती भी खुशी से झूम उठती है। कैसे झूम उठती है? खुशी से। ये विधंगा उत्साह संतोषंतो खुशी से, वह भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हर एक के जीवन में सावन बार बार आए। कैसे आए? प्रश्न कीजिए कैसे आए? बार बार आए। यह भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वर्षा ऋतु में बारिश जोर से बरसती है। कैसे बरसती है? जोर से बरसती है। वह भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दादू धीरे धीरे चलता है। कैसे कैसा चलता है? धीरे धीरे चलता है। जो कैसे प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है वह सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो 6 वाक्यों में हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही है। जो कालवाचक है क्या है? आज, कल। फॉर एग्जाम्पल गोपी परसों हैदराबाद जाएगा। कब जाएगा? परसों जाएगा। आज, कल, परसों जो समय का निर्धारित होता है, समय पता चलता है। क्रिया के ऊपर कब प्रश्न पूछने पर जो उत्तर हमें कल, आज, परसों इस प्रकार उत्तर मिलेगा तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और दूसरा क्या है? स्थानवाचक। स्थानवाचक माने यहाँ, वहां, इधर, उधर। जो सरला उधर जाती है, कहाँ जाती है? उधर जाती है। जो कहाँ प्रश्न पूछने पर वाक्य में उत्तर निकलता है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ज्यादा, बहुत, कम, थोड़ा। इस प्रकार वाक्य में जो 2 किलोमीटर, 2 किलो राम, 2 किलो शक्कर खरीदा। कितना खरीदा? 2 किलो। इस प्रकार जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। घोड़ा धीरे धीरे चलता है। राजू जल्दी जल्दी चलता है। इस प्रकार धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज। देखिए इसके बाद है संज्ञा। संज्ञा देखिए आपको परीक्षा में 1 अंक मिलेगा संख्या के लिए। 1 से 100 अंक तक आपको सीखना चाहिए। यहाँ देखिए 1900 को हम लिखते हैं 1900 और 1977 को 1977 कहते हैं ना 1977 और उसके बाद 2016 को 2016 और 16 को 16 कहते हैं। और 1947 1947 और उसके बाद देखिए 1985 माने 85 और 1733 1733
1733, 1733। उसके बाद देखिए 1595, 1595। देखिए 1 से 100 तक हर छात्र छात्रा को सीखना चाहिए। एक बार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, यहाँ तक 50 हो गया है। इसके बाद है 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। और इसके बाद है 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। और इसके बाद 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। और 80 के बाद है 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90। और इसके बाद देखिए 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। 1 से 20 तक आप सबको मालूम है। 1 से 20 तक 1 to 20 आप सबको मालूम है। 20 माने क्या है 20। इसमें जो 20 में ईस है ना, इसके बाद ईस उच्चारण इसके बाद भी आएगा। देखिए 20 माने 20, 21 22। यहाँ देखिए 21 ईस 22 ईस। इस प्रकार जो उच्चारण 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कहते हैं ना, इसके पहले 29 29 कहते हैं और इसके बाद 30 30। 30 का उच्चारण फिर से कंटिन्यू होगा। जो 31 30 माने 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 माने 40, इसके पहले जो 39 है 39। और जो लीस है ना, फिर से रिपीट होगा 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 50 माने 50, 49 माने 49। यहाँ 20 ईस रिपीट हुआ और 30 यह भी रिपीट हुआ और 40 लीस रिपीट हुआ, लेकिन 50 इसका रिपीट नहीं होता। 50 के बाद जो है 51 को 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। जो 60 60 है, इसके पहले जो नंबर है 59 60। 60 है ना, ये रिपीट होगा उच्चारण 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। 70 माने 70 और 69 है 69। ये थर है ना, उच्चारण रिपीट होगा 71 माने 71 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 80। 80 80 है ना, इसके पहले जो 79 है 79 80। और 80 सी है ना, ये रिपीट होगा उच्चारण 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 90 90, ध्यान दीजिए 90 माने 90, इसके पहले जो 89 को 89 कहते हैं। आपको वहां आपको 29 30, 39 40, 49 50, उसी प्रकार 59 60, 69 70, 79 80, लेकिन यहाँ 89 90, 89 के बाद 90, 90 है ना, 90 माने 90, उसके बाद 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, 1 से 100 तक हर छात्र को सीखना चाहिए। परीक्षा में आपको लिखना पड़ता है, वर्तनी भी सीखना चाहिए, ध्यान दीजिए। और उसके बाद देखिए कारक चिन्ह, आपको मालूम है कारक चिन्ह तेलुगु में विभक्तुलु कहते हैं। कारक चिन्ह तो यहाँ दिए गए हैं पाठ से संबंधित, बरसते बादल कविता पाठ से संबंधित कारक चिन्ह दिए गए हैं। देखिए गन डैश उर डैश बिजली चमक रही है। इन जो रिक्त स्थान दिए हैं उसको हम पूर्ति करना चाहिए। गन क्या है, गन के उर में बिजली चमक रही है। आपको यह पद्यांश में है, चमचम बिजली चमक रही रे ఉరుమే గనకే, అంటే మేఘం యొక్క హృదయం లోపల మెరుపులు మెరుస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనం పాఠంలో చదువుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా కారక చిహ్నాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి. పాఠంలో ఏ వాక్యం నుంచి అయినా సరే ఏ వాక్యాన్నైనా ఇచ్చి కారక చిహ్నాలు అడగచ్చు. కాబట్టి పాఠాన్ని చక్కగా ఒకసారి చదువుకోవాలి. वर्ष सब डैश प्रिय ऋतु रही है, प्रिय ऋतु ऋतुएं। आपको पाठ पढ़ाते समय आपको मैंने बताया हूं कि ऋतुएं इस प्रकार आने वाले वस्तुएं ऋतुएं, इस प्रकार आने वाले जो वचन, इन शब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में लेना चाहिए। वर्षा ऋतु सबकी प्रिय ऋतु रही है, रही इंडिकेशन स्त्रीलिंग इंडिकेशन, सबकी प्रिय ऋतु रही है। जीवन डैश सावन बार बार आए, जीवन में सावन बार बार आए। आपको स्टैंजा में है, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इस प्रकार जीवन में मन जीविతంలో శ్రావణ మాసం మళ్ళా రావాలి. धरती खुशी डैश झूमती है, धरती खुशी से झूमती है, సంతోషంతో ఉత్సాహంగా ఉత్సాహపడుతూ ఉంటుంది వర్షం వచ్చినప్పుడు. అదేవిధంగా सावन डैश मेघ बरसते हैं, सावन के मेघ बरसते हैं, झम मेघ बरसते हैं सावन के, पद्यांश में है आपको देखिए। और इंद्रधनुष डैश झूले विसर्जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले విసర్జన, ఇంద్రధనుస్సు అనేటువంటి ఉయ్యాలలో మనందరం కలిసి ఊగుదాం రండి అని ఇక్కడ సుమిత్రానందన్ పంత్ చెప్తున్నారు. ठीक है, यह तो रिक्त स्थान को हम कारक चिन्ह से पूर्ति किए हैं, लेकिन आपको कारक चिन्ह क्या है और कारक चिन्ह जो प्रकार है इन सबको आप सीखना चाहिए। कारक चिन्ह आपको मालूम है 8 प्रकार के हैं। कर्ता कारक ने चिन्ह है, ने कर्म कारक चिन्ह, को करण कारक चिन्ह, से संप्रदान कारक चिन्ह, को अपादान कारक चिन्ह, से संबंध कारक चिन्ह, का के की, इसी प्रकार अधिकरण कारक चिन्ह, में पर, उसी प्रकार आखिर में संबोधन कारक। अरे यहाँ देखिए 5वां है समास है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, पहला है तत्सम तद्भव शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, और तीसरा संज्ञा को हिंदी अक्षरों में लिखना पढ़ चुके हैं, और कारक चिन्ह पढ़ चुके हैं। अब 5वां है समास है। क्या है समास? यहाँ देखिए वर्षा ऋतु, पेड़ पौधे, इंद्रधनुष और गन
तृण तृण, पशु पक्षी, वारीधार, आर्दुसुक, इनको समस्त पद कहते हैं। इनका जो विग्रह वाक्य लिखकर समास का नाम लिखना चाहिए। पहला देखिए वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा की ऋतु, विग्रह वाक्य है वर्षा की ऋतु। क्यों यहाँ की हम लिखे हैं? क्योंकि ऋतु, ऋतुये वचन के अनुसार हम पहचान सकते हैं लिंग, ऋतु, ऋतुये, वस्तु, वस्तुये। इस प्रकार जो शब्द वचन के रूप में ऋतुये, वस्तुये बदलते हैं, उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग के रूप में ले सकते हैं। यहाँ ऋतु है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए की कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आपको मालूम है का के की संबंध कारक है। ध्यान रखिए तत्पुरुष समास में हम कारक चिन्ह का विग्रह वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कर्ता कारक, संबोधन कारक ఈ రెండు తప్ప మిగిలిన 6 కూడా అంటే కర్మకారక్, కరణకారక్, సంప్రదానకారక్, అపాదానకారక్, సంబంధకారక్, అధికరణకారక్ వీటన్నిటిని కూడా तत्पुरुष समास లో ఉపయోగిస్తాము। आप जब विग्रह वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तब आसान से आप पहचान सकते हैं वह है तत्पुरुष समास। और उसके बाद देखिए पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे, यहाँ देखिए और का प्रयोग हुआ है। आपको मालूम है तेलुगु में आप आसानी से कहते हैं कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, दोनों खंड प्रधान होता है। वैसे जो विग्रह वाक्य हम लिखते समय हमें याद रखना चाहिए कि वह है द्वंद्व समास। और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष माने इंद्र का धनुष, इसका जो विग्रह वाक्य है इंद्र का धनुष, धनुष पुंलिंग शब्द है इसलिए का संबंध कारक में जो का के की रहते हैं ना, का कारक चिन्ह लेकर लिखना चाहिए। कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसलिए समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और उसके बाद देखिए कन कन, कन कन यह है हर कन, हर कन, प्रतिकन, इस प्रकार दिन दिन, हर दिन, प्रतिदिन, इस प्रकार जो हर, प्रति, भर, तक ऐसे शब्द विग्रह वाक्य में लिखते समय याद रखना चाहिए कि यह है अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास। और उसी प्रकार तृण तृण, हर तृण, तृण तृण, हर तृण, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। और उसके बाद देखिए पशु पक्षी, पशु, पशु और पक्षी, योजक का प्रयोग हुआ है इसलिए यह द्वंद्व समास। और देखिए वारीदार, वारी माने आपको मालूम है तत्सम तद्भव शब्द में हम पढ़े हैं। वारी माने इसका तद्भव रूप क्या है? पानी। वारी की धार, जो धार है ना, धारा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए कि लिखना चाहिए वारी की धार, जो है कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यह है तत्पुरुष समास। और उसके बाद देखिए आर्धसुख, आर्धसुख, उड़ते सोन बालक आर्ध सुख से करकरंदन, आर्धसुख शब्द पद्यांश में आया है। आर्ध, आर्ध माने गी, तडिसिनटुवंटि, आर्ध का सुख, आर्ध का सुख, यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसलिए यह तत्पुरुष समास। हम समास, संधि, कारक चिन्ह, क्रिया विशेषण, इन सबको व्याकरणांश को दूसरी कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा। पहले पाठ के अंतर्गत जो बरसते बादल पाठ के अंतर्गत जो व्याकरणांश हैं उसके बारे में हम उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए वर्षा ऋतु, वर्षा की ऋतु की कारक चिन्ह, जो भी जो विग्रह वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है ध्यान रखिए वह है तत्पुरुष समास। और पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, यहाँ और दिया गया है, योजक है। इस प्रकार जो विग्रह वाक्य में और का प्रयोग होता है वह है द्वंद्व समास। इंद्र का धनुष, का प्रयोग हुआ है तत्पुरुष समास। कन कन, हर कन, हर, प्रति, भर तक यह है अव्यय, इसलिए इन अव्ययों को हम
विग्रह वाक्य में लिखते समय हमको याद रखना चाहिए कि वह है अव्ययी भाव समास। और तृण तृण हर तृण अव्ययी भाव समास। पशु पक्षी, पशु और पक्षी, और का प्रयोग हुआ है द्वंद्व समास। वारी धार, वारी की धार, की का प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। आर्ध सुख, आर्ध का सुख, का प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। एक बार पुस्तक खोलकर लिख लीजिए। यहाँ देखिए, उसके बाद है छठवा है संधि है, पांचवा के बाद है छठवा है संधि है। मनोहर शब्द दिए गए हैं। मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद है मनः प्लस हर। जो विसर्ग है, वर्णमाला में स्वर अक्षर है ना, स्वर अक्षर में जो आहा मात्रा है, मात्रा क्या है आहा, हा विसर्ग है। सो इसे इसके साथ, विसर्ग के साथ संधि विच्छेद हुआ तो वह संधि है विसर्ग संधि। संधि का नाम है विसर्ग संधि। मैं आपको बरसते बादल पाठ के जो अंतर्गत व्याकरणांश हैं उनको मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो व्याकरण बोलते समय संधि क्या है, प्रकार क्या है, समास क्या है, प्रकार क्या है, कारक चिन्ह क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, उनका जो प्रकार क्या है, ये सब मैं उस कक्षा में बताऊंगा। जो पाठ में आए हैं उन शब्दों को आप देखिए। मनः प्लस हर, विसर्ग के साथ विच्छेद हुआ है इसलिए विसर्ग संधि। और सज्जन, सज्जन माने जो सत्य प्लस जन। देखिए, व्यंजन अक्षर के साथ हलंत, हलंत कोई भी अक्षर को हलंत लगाने से उसका उच्चारण आधा उच्चारण होगा, माने क प च ट प, लाइक दैट। सत्य हलंत लगा दिया है। ऐसे हलंत के साथ आने पर संधि विच्छेद अगर होने पर वह है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और इसी प्रकार देखिए पुरस्कार, पुरस्कार पुरः, पुरः प्लस कार, पुरः प्लस कार, विसर्ग के साथ संधि विच्छेद हुआ है इसलिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और उसके बाद देखिए प्रोत्साहन, प्रोत्साहन प्रा प्लस उत्साहन, प्रोत्साहन। देखिए ఆయి ఊరులకు సవర్ణములైన అవే అచ్చులు పరము ఉన్నప్పుడు దాన్ని సవర్ణ దీర్ఘ సంధి అని అంటాం. అదేవిధంగా అకారమునకు ఈ ఊరులు పరము ఉన్నప్పుడు క్రమముగా ఏవో అర్లు వచ్చును. ఇది ఏ సంధి? అకారమునకు ఈ ఊరులు పరము ఉన్నప్పుడు క్రమముగా ఏవో అర్లు వచ్చును. आ के साथ ई ऊ रू के योग से, ई ऊ रू के योग से ये वो अर बन जाता है. संधि क्या है? गुण संधि. అకారమునకు ఈ ఊరులు పరమమునప్పుడు క్రమముగా ఏ ఓ అర్లు వచ్చును అనేటువంటిది గుణ సంధి సూత్రము తెలుగులో. సో उसी प्रकार हिंदी में भी है, हिंदी में भी है आ प्लस उ वो है, आ प्लस उ वो है, प्रा प्लस उत्साहन प्रोत्साहन है, यह है गुण संधि. और उसके बाद देखिए संरक्षण. संरक्षण माने क्या है? सम प्लस रक्षण. अगर यहां देखिए सम हलंत, आपको मालूम हो गया ना, हलंत के साथ संधि विच्छेद, जो अक्षर हलंत के साथ संधि विच्छेद होगा शब्द, उनको हम व्यंजन संधि कहते हैं. सम प्लस रक्षण, व्यंजन संधि. और उसके बाद सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस आ प्लस उ ओ क्या है? गुण संधि. और उसके बाद पुलकावली, पुलकावली पुलक प्लस आवली. यहां देखिए आ प्लस आ ఈ ఊరులకు సవర్ణములైన అవే అచ్చు పరమమునప్పుడు వాని దీర్ఘం ఏకాదేశం పోవును. ఇది సవర్ణ దీర్ఘ సంధి సూత్రము. हिंदीలో కూడా అంతే. हिंदीలో దీర్ఘ సంధి, हिंदी में दीर्घ संधि का है, हिंदी में दीर्घ संधि का है. आ प्लस आ. सूर्यास्त, देखिए सूर्य प्लस अस्त, आ प्लस आ, यह भी दीर्घ संधि है. ध्यान दीजिए, संधि, संधि तो प्रकार है. संधि 3 प्रकार के हैं. स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि. स्वर संधि में प्रकार है. स्वर संधि में 5 प्रकार के हैं. वह है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि,
अयादि संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तो प्रकार तो नहीं है, नियम है। इसी प्रकार समास भी है। समास 6 प्रकार के हैं। वह है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, आखिर में बहुव्रीहि समास। जो व्याकरणांश पढ़ते समय मैं आपको संधि क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। समास भी उसी तरह व्याकरणांश बताते समय आपको परिभाषा, प्रकार, उदाहरण के साथ बताऊंगा। तब तक अब यह पाठ के अंतर्गत जो समास है, शब्द संधि है, उनको ध्यान दीजिए। एक बार पुस्तक में लिख लीजिए। यहाँ देखिए, उसके बाद है 7वां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक शब्द में लिखना चाहिए मन को भाने वाला, जो सुनते हैं, कवि कविता लिखने वाला, और जो लेख लिखते हो, जो सबसे ऊंचा हो। इस प्रकार अनेक शब्दों में देते हैं, आपको एक शब्द में लिखना पड़ता है। देखिए, मन को भाने वाला क्या है, एक शब्द में मन भावन, और जो सुनते हैं विने वाले, और विने वाले मनमु श्रोता कहते हैं, जो सुनते हैं श्रोता। कविता लिखने वाला कवि, जो लेख लिखते हो लेखक, और इसी प्रकार जो सबसे ऊंचा हो सर्वोच्च। और भी ले सकते हैं मन को हरने वाला, मन को हरने वाला है मनोहर। ध्यान दीजिए एक बार, मन को भाने वाला मन भावन, जो सुनते हैं उनको हम एक शब्द में श्रोता कह सकते हैं। कविता लिखने वाला कवि, जो लेख लिखते हो लेखक, जो सबसे ऊंचा हो सर्वोच्च, और मन को हरने वाला मनोहर। कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक, लोक से संबंधित लौकिक, जीव से संबंधित जैविक। इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है आपके लिए हिंदी व्याकरण में। एक बार पुस्तक में लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए 8वां है मुहावरा। मुहावरा माने आपको मालूम है इडियम्स, జాతీయాలు అని అంటాం తెలుగులో। देखिए कुछ शब्द, कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इसका अर्थ जान से प्यारा, और 9 2 11 होना, और रोम सिहर उठना, यह तो हमारे जो पद्यांश में है। और आग बबूला होना, आंखें खुलना। देखिए, जान से प्यारा होना माने बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। 9 2 11 होना माने क्या है, भाग जाना। रोम सिहर उठना माने रोमांच होना, रोमांच होना माने क्या है, आश्चर्यचकित होना। और आग बबूला होना माने क्रोधित होना, क्या है, क्रोधित होना। और आंखें खुलना माने ज्ञानोदय होना। जान से प्यारा होना माने बहुत प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। 9 2 11 होना అంటే भाग जाना। रोम से हर उठना, रोमांच होना, ఆశ్చర్యచకిत होना। आग बबूला होना माने క్రోధిత होना, కోపం రావడం। ఆంగే కుల్లా అంటే కళ్ళు తెచ్చుకోవడం, అంటే జ్ఞానోదయం అవడం అన్నమాట। ఈ విధంగా ముహావరాలు అనేటువంటివి నేరుగా ఆ పదాలు అర్థం అనేటువంటిది మనం తీసుకోము, వాటిలో ఉన్నటువంటి నిగూఢార్థమనే మనం అర్థంగా రాస్తాము। एक बार ध्यान से देखिए, लिख लीजिए।